डोलीगंज से फल्टा तक, बेरेघाटा से उदय नारायणपुर तक, घाटल से सिलीगुड़ी तक बंगाल एक बार फिर बारूद की गंध में घिर चुका है। कहीं टीएमसी के दफ्तरों में आग लगाई जा रही है, कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों पर हमले हो रहे हैं। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर राजनीतिक हत्या के आरोप लगा रही हैं। अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। इसमें एक नाम शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ का नाम भी जुड़ गया है। सवाल ये है कि आखिर बंगाल बदल क्यों नहीं पा रहा है। जनता ने इस बार हिंसा के खिलाफ वोट दिया, बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। लोगों ने सोचा शायद अब बंगाल की राजनीति से खून खराबे का दौर खत्म होगा, लेकिन सत्ता की दहलीज पर पहुंचने से पहले ही वही पुरानी तस्वीर सामने आने लगी है। बंगाल में अभी केंद्रीय सशस्त्र बल की 700 कंपनियां तैनात हैं, यानी करीब 70,000 जवान। इसके बाद भी हिंसा हैरान करती है। बीजेपी ने चुनाव से पहले वादा किया था कि वो बंगाल से सिंडिकेट राज और हिंसा की राजनीति को खत्म करेगी, लेकिन क्या सत्ता बदलने से व्यवस्था बदलेगी? क्या बंगाल सचमुच राजनीतिक आतंक से आजाद हो पाएगा, या फिर यहाँ की राजनीति हमेशा लाशों और बदले की आग पर ही चलती रहेगी? कांग्रेस के दौर से लेकर वामपंथ तक और वामपंथ से लेकर टीएमसी तक बंगाल की सत्ता बदलती रही, लेकिन हिंसा की तस्वीरें नहीं बदली। तो क्या अब बीजेपी उसे बदल पाएगी? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम शिवेंद्र सिंह है। आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरा जानने के लिए पूरा देखना जरूरी है। वीडियो की शुरुआत में समझते हैं कि चुनाव के नतीजे आने के बाद आखिर बंगाल में अब तक क्या हुआ। 4 मई को आए चुनावी नतीजों में बीजेपी ने बंगाल में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। दोपहर तक तस्वीरें साफ थी कि बंगाल में अब बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। शाम होते होते बंगाल के अलग अलग इलाकों से हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की खबरें सामने आने लगी। सबसे चौंकाने वाली घटना सामने आई नॉर्थ 24 परगना के संदेश खाली से, जहां गश्त पर निकले सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला किया गया। बामन घेरी इलाके में हुई इस फायरिंग में कई सुरक्षाकर्मी घायल हुए। घायलों में एक थाना प्रभारी, एक महिला पुलिसकर्मी, एक कांस्टेबल और सुरक्षा बलों के जवान शामिल बताए जा रहे हैं। संदेश खाली वही इलाका है जहां जनवरी 2024 में ईडी की टीम पर हमला हुआ था, जब एजेंसी टीएमसी नेता शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने पहुंची थी। बाद में कई महिलाओं ने कोर्ट में आरोप लगाया कि शेख शाहजहां और उसके करीबी लोगों ने उनके साथ रेप और यौन शोषण किया। उस वक्त इन आरोपों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अब चुनावी नतीजों के बाद फिर वही संदेश खाली हिंसा की वजह से सुर्खियों में है। हिंसा की पहली बड़ी खबर आसनसोल से आई, जहां जमुरिया इलाके में टीएमसी के दफ्तर में आग लगा दी गई। आग आसपास की दुकानों तक फैल गई। इसके बाद रानीगंज और बनपुर में भी टीएमसी के दफ्तरों में तोड़फोड़ हुई। कोलकाता के बेलाघाटा में टीएमसी के पोलिंग एजेंट विश्वजीत पटनायक अपने घर के बाहर गंभीर हालत में मिले। परिवार का आरोप है कि चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया। टोलीगंज में पूर्व मंत्री अरूप विश्वास के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई। कस्बा और रूबी क्रॉसिंग में भी टीएमसी कार्यालयों को निशाना बनाया गया। हिंसा की बड़ी वारदात फाल्टा में हुई, जहां टीएमसी नेता जहांगीर के दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की गई। फाल्टा पहले से ही संवेदनशील सीट मानी जा रही थी। यहां चुनाव आयोग को दोबारा मतदान कराने का फैसला लेना पड़ा। अब यहां 21 मई को फिर से वोटिंग होनी है, लेकिन हिंसा सिर्फ फाल्टा तक सीमित नहीं रही। बुरईपुर, कमरहटी, बारानगर, हावड़ा, मुर्शिदाबाद, सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी से भी आगजनी और हमलों की खबरें सामने आई। मुर्शिदाबाद के जियागंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लेनिन की मूर्ति तोड़ने का आरोप लगा। लेनिन रूस के क्रांतिकारी कम्युनिस्ट नेता थे। उन्होंने 1917 में रूसी क्रांति का नेतृत्व किया था। बंगाल में कम्युनिस्ट शासन के दौरान लगभग हर कस्बे में लेनिन की मूर्तियां लगाई गई थीं। इस पूरी हिंसा में अब तक बीजेपी के 3
और टीएमसी के 2 कार्यकर्ताओं की मौत की खबर है। कोलकाता के न्यू टाउन में 46 साल के बीजेपी कार्यकर्ता मधु मंडल की हत्या की खबर है। चुनाव के नतीजों के बाद मधु मंडल बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ एक टीएमसी दफ्तर पर कब्जा करने में लगे हुए थे। यहाँ बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प देखी गई। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की ये तस्वीरें कोई नई नहीं है। दरअसल बंगाल पिछले कई दशकों से राजनीतिक हिंसा की इसी संस्कृति में जी रहा है, जहां चुनाव सिर्फ वोटों की लड़ाई नहीं बल्कि वर्चस्व की लड़ाई बन जाते हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव को ही याद कर लीजिए। चुनाव के दौरान 17 लोगों की मौत हुई थी और नतीजे आने की तुरंत बाद हिंसा और भी भयावह हो गई। बीजेपी का दावा था कि चुनाव के बाद उसके 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। कई इलाकों से आगजनी, मारपीट और महिलाओं के साथ बर्बरता की खबरें सामने आईं। जुलाई 2021 में कुछ पीड़ित महिलाएं इंसाफ की गुहार लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थीं। एक 60 साल की महिला ने कोर्ट को बताया कि चुनाव नतीजों के अगले ही दिन 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने उनके घर पर हमला कर दिया। कसूर सिर्फ इतना था कि परिवार बीजेपी का समर्थक माना जाता था। महिला के मुताबिक घर तोड़ दिया गया, परिवार वालों को पीटा गया और उनके 6 साल के पोते के सामने उनके साथ दरिंदगी की गई, जिसे सुनकर ही रूह कांप जाती है। मालदा से भी एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था, जहां एक नाबालिग बच्ची के रेप का आरोप तृणमूल नेता रफीकुल इस्लाम पर लगा। परिवार का आरोप था कि बच्ची को राजनीतिक दुश्मनी की वजह से निशाना बनाया गया। बाद में सीबीआई जांच हुई और पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2021 के चुनाव बाद सैकड़ों परिवारों को बंगाल छोड़कर असम और दूसरे राज्यों में शरण लेनी पड़ी। कई बीजेपी कार्यकर्ता अपने घर तक छोड़ने को मजबूर हो गए थे। लेकिन अगर बंगाल के सबसे खूनी चुनाव की बात करें तो 2018 का पंचायत चुनाव इस लिस्ट में सबसे ऊपर आएगा। इस चुनाव में राजनीतिक हिंसा में 75 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें ज्यादातर विपक्षी दलों के कार्यकर्ता बताए गए। 2016 के विधानसभा चुनाव में भी हिंसा में कई लोगों की जान गई थी। हालांकि इस बार चुनाव आयोग ने बड़े पैमाने पर केंद्रीय बलों की तैनाती की थी, जिसकी वजह से मतदान के दौरान अपेक्षाकृत कम हिंसा हुई और यही वजह थी कि आयोग इसे अपनी बड़ी सफलता बता रहा था। लेकिन सवाल यही है, क्या बीजेपी सचमुच बंगाल की राजनीति से हिंसा की इस संस्कृति को खत्म कर पाएगी? क्योंकि इससे पहले बंगाल के 2 बड़े मुख्यमंत्री भी ऐसा करने में नाकाम रहे हैं और विडंबना देखिए, दोनों कभी खुद इसी राजनीतिक हिंसा के शिकार रह चुके हैं। पहले बात ममता बनर्जी की। जनवरी 1993 ममता उस समय युवा कांग्रेस की नेता थी। नदिया जिले की एक दिव्यांग नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार का आरोप स्थानीय सीपीएम नेताओं पर लगा था। ममता पीड़िता को लेकर सीधे मुख्यमंत्री ज्योति बसु के दफ्तर पहुंच गईं। घंटों इंतजार हुआ लेकिन मुलाकात नहीं हुई और फिर शाम होते होते पुलिस ने ममता बनर्जी को बाल पकड़कर राइटर्स बिल्डिंग से घसीटते हुए बाहर निकाला। मारपीट हुई, बदसलूकी हुई। करीब 18 साल बाद वही ममता बंगाल की मुख्यमंत्री बनकर उसी राइटर्स बिल्डिंग लौटी। तब उम्मीद थी कि शायद वो बंगाल को राजनीतिक हिंसा से मुक्ति दिलाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि आरोप लगे कि सत्ता बदल गई, सिस्टम नहीं बदला। और इससे पहले खुद ज्योति बसु भी राजनीतिक हिंसा का दौर झेल चुके थे। 1972 में कांग्रेस सत्ता में आई और उसके बाद सीपीएम कार्यकर्ताओं पर हमले शुरू हो गए। सैकड़ों पार्टी दफ्तर जलाए गए, कई कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, खुद ज्योति बसु को भी जेल जाना पड़ा। लेकिन 1977 में जब वाम मोर्चा सत्ता में आया तो हिंसा खत्म नहीं हुई, बल्कि राजनीति का स्थायी हिस्सा
बन गई। सीपीएम ने पूरे बंगाल में मोहल्ला क्लबों और स्थानीय कैडर का ऐसा नेटवर्क खड़ा किया जिसे राजनीतिक जानकार पार्टी सोसाइटी कहते हैं। जहां मोहल्ले का विवाद हो, जमीन का झगड़ा हो या चुनाव, आखिरी फैसला अक्सर पार्टी के स्थानीय दादा ही करते थे। फिर जब टीएमसी सत्ता में आई तो वही पुराना नेटवर्क, वही स्थानीय चेहरे, बस पार्टी बदलकर टीएमसी में चले गए। लाल झंडों की जगह हरे सफेद झंडे लग गए, लेकिन राजनीति का तरीका वही रहा। अब 2026 में बीजेपी सत्ता के केंद्र में पहुंची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से कहा कि बंगाल में बदले की नहीं, बदलाव की राजनीति होगी। लेकिन उसी भाषण के तुरंत बाद बंगाल से तोड़फोड़, आगजनी और हिंसा की खबरें आने लगी। यानी इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराता दिख रहा है। बस चेहरे बदल रहे हैं, लेकिन बंगाल की राजनीतिक संस्कृति वैसी ही वैसी बनी हुई है। सबसे बड़ा सवाल अब चुनाव आयोग पर भी है। जब चुनाव के दौरान केंद्रीय बलों की मौजूदगी में हिंसा नियंत्रित रही, तो नतीजों के बाद हालात क्यों बिगड़ गए? अगर चुनाव शांतिपूर्ण कराए जा सकते हैं तो चुनाव के बाद की हिंसा क्यों नहीं रोकी जा रही? और दूसरी बड़ी नजर अब 9 मई को शपथ लेने वाली नई बीजेपी सरकार पर है। क्या बीजेपी सचमुच उस हिंसा को खत्म कर पाएगी जिसके खिलाफ लड़कर वो सत्ता तक पहुंची है, या फिर बंगाल में सिर्फ सत्ता बदलेगी, सिस्टम नहीं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। शुक्रिया।